कैविटी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसका एनाटॉमी क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो अगर ये हर्ट है, तो यहाँ पे जो कैविटी होता है, यहाँ पे जो लेयर होते हैं, उसको बोलते हैं, एक्सटर्नल लेयर जो होता है वो होता है पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? चार बेसिकली फंक्शन होता है। एक होता है, पहला फंक्शन, कुशनिंग ऑफ द हार्ट। इसका मतलब क्या? कि अगर बाहर से कोई मतलब हिट होता है या फिर इंजरी होता है, तो यहाँ पे अगर कोई इंजरी होता है, एक्सटर्नली इंजरी होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे फ्लूइड की वजह से, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड भी होता है, जिसकी वजह से हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये कुशन की तरह काम करता है। जैसे ब्रेन ब्रेन जैसे फ्लूइड के अंदर है, जैसे इसलिए नहीं होता है, वैसे ही हार्ट का भी ये फ्लूइड के अंदर है, इसलिए कुशनिंग ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट होता है कि ड्यूरिंग सिस्टोल, यहाँ पे जो आर्टरीज होते हैं उसको निक करने से बचाता है। प्रिवेंट्स निकिंग, मतलब इंजुरी होने से उस आर्टरीज को बचाता है। प्रिवेंट्स निकिंग ऑफ आर्टरीज। और क्या फंक्शन होता है? और फंक्शन होता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट रब होता है दूसरे सरफेसेस के साथ, उस रबिंग को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स रबिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट क्या फंक्शन होता है? लास्ट फंक्शन होता है इसका कि ये जो हार्ट है, कि कभी भी ओवरफिल ना हो जाए। ओवर स्ट्रेचिंग जो होता है, कि ये तो कुछ हद तक कॉम्प्लायंस प्रोवाइड करता है कि हार्ट इस अमाउंट तक स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन ओवर स्ट्रेच ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट। अब अगर बात करें यहां से, कोई क्रॉस सेक्शन उठाए, माइक्रोस्कोपिकली क्रॉस सेक्शन अगर उठाए, तो यहां पे हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है? ये इसी का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में क्या देखने को हमें मिल सकता है? ये अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, सात चीजें। पहला, एक नंबर जो होगा वो है, क्लियरली ये मायोकार्डियम है। सेकंड पार्ट जो है, ये देखने से ही पता चल रहा है, 2 और 6 नंबर जो है वो है ब्लड वेसल। ये दोनों ब्लड वेसल है। अब ये जो दो लेयर्स है, तीसरा लेयर जो होता है वो होता है विसरल लेयर, क्योंकि ये विसेरा के साथ अटैच्ड है, मेनली मायोकार्डियम के साथ अटैच्ड है। सेकेंड पॉइंट कौन सा? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट होता है प्रिवेंट्स किंकिंग ऑफ आर्टरीज, की ये हो सकता है कि ड्यूरिंग सिस्टोली क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो आर्टरीज होते हैं, यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरीज या डिफरेंट आर्टरीज होते हैं, वो कभी कभार क्या होता है, इंज्योर्ड हो सकता है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। कंप्रेशन की वजह से किंकिंग हो सकता है, मतलब कंप्रेशन की वजह से ये जो आर्टरीज है इस पे इंजुरी हो सकता है। तो इंजुरी को प्रिवेंट करता है, कि ताकि उस आर्टरी को किसी और ऑर्गन के साथ लग के वो इंज्योर्ड ना हो जाए।
ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो पहला लेयर है ये विसेरा के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम है विसेरल लेयर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे फ्लूइड होता है, प्रोटीन्स होता है, इन दोनों के गैप में फ्लूइड प्रोटीन्स मिलता है यहाँ पे। तो इस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। अब लास्ट में जो लेयर है वो है ये वाला लेयर, ये होता है पेराइटल लेयर। और एकदम एंड में जो लेयर होता है ये होता है फाइब्रस। फाइब्रस लेयर। ये होता है बेसिक एनाटॉमी। अब यहां पे जब पेरिकार्डाइटिस होगा तो कहां कहां पे इफेक्ट होगा? पेरिकार्डाइटिस में इफेक्ट होगा इस लेयर्स में, विसेरल लेयर में, पेरिकार्डियल कैविटी में और पेराइटल लेयर में। पेरिकार्डाइटिस में इन्फ्लामेशन जो होगा इन लेयर्स में होगा। अब आते हैं कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं पेरिकार्डाइटिस का, मतलब पेरिकार्डियल कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। पहला तो सिंपल है। पहला होता है कि ये अगर पेरिकार्डियल लेयर है और यहां पे हर्ट है, तो ये जो है यहाँ पे सेरस और पेराइटल लेयर में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब पेरिकार्डाइटिस इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। अब इन दोनों लेयर्स में दो टाइप के पेरिकार्डाइटिस होते हैं। एक होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, दूसरा होता है क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस। क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? मोर देन 3 मंथ्स जब हो जाता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस। और लेस देन जब 3 मंथ्स होता है वो होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की वजह से क्या सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं? पहले है कि अगर यहाँ पे इंफ्लेमेशन हो गया और इसका हम क्रॉस सेक्शन ले, इस चीज का हम अगर क्रॉस सेक्शन ले इंफ्लेमेशन के बाद, तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि ये मायोकार्डियम है, यहाँ पे वेसल है, फिर यहाँ पे विसरल लेयर है, यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी है, और ये है अपना पैराइटल लेयर, और यहाँ पे है फिर से आर्टरी। अब क्या होता है कि यहाँ पे इंफ्लेमेशन हो गया है, यहाँ पे हो गया है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा कि यहां से साइटोकाइंस रिलीज होंगे। कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है उसके वजह से वहां पे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। अब साइटोकाइंस रिलीज होगा तो क्या होगा? ये जो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स है उसका परमिएबिलिटी विल इंक्रीज। परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा कि यहां से जो फ्लूइड्स हैं, ये परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गया, यहाँ पे गैप हो गया, यहाँ पे गैप हो गया, तो ये फ्लूइड्स यहाँ पे पेरिकार्डियल टिश्यूज पे आ जाएंगे और लीक आउट करके यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी पे पहुंच जाएंगे। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड्स इंक्रीज। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज होता है तो क्या होगा? इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूशन। अब पेरिकार्डियल इफ्यूशन की वजह से क्या हो सकता है? पेरिकार्डियल इफ्यूशन की वजह से ये हो सकता है कि अगर ये हार्ट है और यहां पे
पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल कैविटी है, यहाँ पे फ्लूइड है। तो इसके वजह से क्या होगा, फ्लूइड विल ऑब्वियसली स्क्वीज, यहाँ पे स्क्वीज होगा क्योंकि स्ट्रेचिंग के लिए एरिया बचा नहीं है। फ्लूइड स्क्वीजेस हर्ट। अब अगर हर्ट को स्क्वीज करते हैं तो क्या होगा कि यहां पे देयर विल नॉट बी एनफ स्पेस टू fill up. So there will be decreased ventricular filling, decreased ventricular filling, ब्लड जो होगा वो कम आएगा। अब वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इट में लीड टू हार्ट फेलियर। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि ये जो है इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट नहीं बोलते हैं, इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन जब ये स्टेज डेवलप होता है पेरिकार्डियल, ह्यूज पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से, जब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जब वेंट्रिकुलर फिलिंग के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाड। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से बता रहा हूं, कार्डियक टेम्पोनाड बेसिकली तब होता है अगर ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा हो जाता है कि ये वेंट्रिकुलर फिलिंग को इफेक्ट करने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्डियक टेम्पोनाड। और अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड उतना ज्यादा नहीं है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन उतना ज्यादा नहीं है कि ये वेंट्रिकुलर फिलिंग को इफेक्ट कर पाए, तो वो सिंपली होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये क्लियर है कि एक और बार रिपीट करूं? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्यूट पेरिकार्डाइटिस पे। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस नहीं, एक्चुअली पेरिकार्डाइटिस का एक और टाइप होता है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कैसे डेवलप होता है? कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस जनरली तब डेवलप होता है जब क्या होता है कि एक्यूट पेरिकार्डाइटिस रिकरेंटली हो रहा है, रिकरेंट हो या फिर क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस हो। उन केसेस में क्या होता है कि ये अगर पेरिटोनियम है, सॉरी पेरिकार्डियम है, तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे बार बार इंफ्लेमेशन हो रहा है। इंफ्लेमेशन की वजह से वहां पे इंजुरी डेवलप हो रहा है। इंजुरी डेवलप होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वहां पे डिफरेंट मैक्रोफेजियस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब आएंगे। उसके बाद अल्टीमेटली फाइब्रस टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पे भी इंजुरी होता है तो वो फाइब्रस हो जाता है, फाइब्रस टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे, जिसके वजह से ये जो पेरिकार्डियम, इसका फ्लेक्सिबिलिटी था, पेरिकार्डियम वॉज फ्लेक्सिबल, पेरिकार्डियम फ्लेक्सिबल था, इसीलिए कंप्लायंस अलाउ कर रहे थे कि हार्ट को स्क्वीज, मतलब हार्ट को इन्फ्लेट करने में हेल्प कर रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो फ्लेक्सिबल जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि फाइब्रस टिश्यूज का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। तो बेसिकली वहां पे फाइब्रस इन इलास्टिक टिश्यू डेवलप होता है।
ड्यू टू फाइब्रोसिस, फाइब्रस इनइलास्टिक टिश्यू डेवलप होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या डेवलप होंगे? सिम्टम्स ये डेवलप होंगे कि यहां पे जो पेरिकार्डियम है वो रिजिड है, पेरिकार्डियम जो है वो रिजिड है, यहां पे रिजिडिटी डेवलप हो गया है। अब रिजिड पेरिकार्डियम है तो क्या होगा यहां पे, जो वेंट्रिकल्स है विल नॉट बी एबल टू एक्सपांड। वेंट्रिकल्स जो होता है उसका एक्सपेंशन कम हो जाता है। अब वेंट्रिकल्स का एक्सपेंशन कम हो जाएगा तो क्या डेवलप होगा, तो यहां पे वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होता है वो कम हो जाएगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एक्सपांड नहीं कर पा रहा है। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीजेस, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है दैट विल आल्सो डिक्रीज। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम विल डिक्रीज। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट डेवलप होगा, कार्डियक आउटपुट विल आल्सो डिक्रीज, जिसके वजह से हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे। अब हार्ट फेलियर में भी क्या देखा गया है कि क्योंकि लेफ्ट साइडेड हार्ट के मसल्स थोड़ा सा थिकर होते हैं तो ये फिर भी फंक्शन करते हैं, लेकिन राइट साइड के मसल्स उतना थिक नहीं होते कि ये फंक्शन कर पाए, जिसकी वजह से वहां पे राइट साइडेड फेलियर ज्यादातर देखा जाता है। राइट साइडेड फेलियर इज मोर कॉमन इन केसेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब उसमें सिम्टम क्या होगा, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के हेपेटोमेगाली। क्यों? क्योंकि एसवीसी के ऊपर दिक्कत हो रहा है, वहां से नहीं आ पा रहा है ब्लड, तो वहां पे पीछे बैक फ्लो में ये सब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स डेवलप होंगे। एसाइटिस डेवलप होगा, पीडल इडीमा डेवलप होगा, पढ़ाया था मैंने। और क्या होगा, और अगर इन केसेस सम केसेस में लेफ्ट हार्ट फेलियर डेवलप होता है तो वहां पे हाइपोटेंशन तुमको मिलेगा और मिलेगा पल्मोनरी इडीमा, और पल्मोनरी इडीमा की वजह से देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब इतना तक क्लियर है कि नहीं?